हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट सीए साहिल मित्तल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग हमारे इस बेहतरीन सब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस उसका आगाज करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक समझ रहे हो आप कि हम लोग आज सीए इंटरमीडिएट का जो पेपर नंबर 6 है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस ग्रुप 2 का पेपर नंबर जो सेकंड है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। आज जो बेसिक्स है वो समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग दो वर्ड्स का मतलब समझेंगे बेसिकली, जो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सब्जेक्ट का नाम है सर ये तो बिल्कुल सही। जो सब्जेक्ट का नाम है दोस्त वो तो पता हो पहले कि नाम का मतलब क्या है, तभी तो पढ़ने का मजा आएगा ना अंदर, तभी तो एंजॉय कर पाएंगे सब्जेक्ट को। बिल्कुल ठीक, हाँ जी सर। तो चलिए हम लोग इस सब्जेक्ट के दो नाम जो है वर्ड जो है उनका मतलब समझते हैं क्या है। सर हमारे माइंड में ना एक क्वेश्चन आ रहा है, पहले आप उसका जवाब दो। हाँ हाँ बिल्कुल पूछो, क्वेश्चन तो पूछना आपका हक है। सर ये बताओ, ये जो ऑडिट जो सब्जेक्ट है वो सीए कोर्स में क्यों है हमारे, हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्या रेलिवेंस है लाइफ में इसका, हमारे इसका फायदा नुकसान वो तो बताओ ना, तभी तो मजा आएगा, तभी तो फील आएगी पढ़ने की। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है और इसका जवाब मैं आपको अभी देता हूं। आप साथ साथ में आपको स्क्रीन पे देखते रहना है, ठीक है सर। ओके सर, ऑडिट जो सब्जेक्ट है आपका ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है सर? 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। पहली बात तो ये कोई 30, 40, 50 मार्क्स का सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपको इग्नोर करना है। अब आपका इसका इंपॉर्टेंस दो जगह पे है। पहला आपके सीए में कैसे, आप जब सीए इंटरमीडिएट पे हैं, आप एक चीज बताओ, ये जो पेपर नंबर 6 है आपका, क्या इसको पास किए बिना, जो मिनिमम क्राइटेरिया है 40 मार्क्स का पास किए बिना, क्या आप सीए फाइनल में मूव कर सकते हो क्या? नहीं सर, उतने 40 नंबर तो मिनिमम चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंस ऑडिट पढ़ने का, समझने का सर एग्जाम पर्पस के लिए हमें करना पड़ेगा सीए इंटरमीडिएट में। दूसरा चीज, जब आप सीए फाइनल में जाएंगे वहां पे अगेन ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3 है एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, वहां पे भी ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। फिर से आपको सीए बनने के लिए फाइनल क्लियर करोगे आप, जब सीए बन जाओगे तो सीए फाइनल क्लियर करने के लिए भी आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स इस सब्जेक्ट में चाहिए। सर ये तो हमने पढ़ाई से मतलब समझ लिया। अब आप हमें रियल लाइफ में इसका यूज बता दो ना। आप जैसे ही इंटर क्लियर करते हैं आप क्या करते हो? सर हम खुश होंगे। अरे खुश तो हो गए, उसके अलावा सर हम लोग आर्टिकलशिप में जाएंगे, हम लोग ट्रेनिंग करेंगे सीए फर्म में, हम लोग काम सीखेंगे करना। बिल्कुल ठीक। तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द फर्म्स के पास ऑडिट के असाइनमेंट्स होते हैं, ऑडिट के एंगेजमेंट होते हैं, जहां पे आप लोगों को ऑडिट सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें आपको वहां करनी होती है, रिपोर्ट कैसे देते हैं, एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं, प्रोसीजर्स क्या ऑडिट के लगाते हैं। ये कुछ टर्म्स है जो मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोगों को समझ माइट भी ना आ रही हो, बट इन सबको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो ट्रेनिंग करेंगे, 3 साल की ट्रेनिंग है दोस्त, वहां पे आप ऑडिट को करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप सीए बनेंगे, सीए बनने के बाद मोटा मोटी मैं बोल सकता हूं कि आप लोग 3 चीजें कर सकते हैं। पहली चीज आप जॉब करेंगे, ठीक है सर। जॉब आप कहां कर सकते हैं? सर कोई कंपनी में कर सकते हैं या बिग 4 में कर सकते हैं, आपकी जो बिग 4 सीए फर्म्स है, या किसी दूसरी फर्म में कर सकते हैं। तो सर वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको जो प्रोफाइल मिलेगी वो ऑडिट की प्रोफाइल मिलेगी। मैंने भी बिग 4 के साथ काम किया था स्टार्टिंग में, जब मैं सीए बना था। तो ऐसे ही बहुत सारे सीए बिग 4 के साथ एसोसिएट होते हैं, उनका प्रोफाइल ऑडिट का होता है। सेकंड चीज सर, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सर हमें जॉब नहीं करनी, हमें अपना बिजनेस मतलब हमें अपना ऑफिस ओपन करना है और हम क्लाइंट को सर्विसेज देंगे सर। तो वहां पे आपका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होगा वो ऑडिट का होगा। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट ऑडिट के आएंगे जहां पे आपको ऑडिट करना पड़ेगा। और तीसरी चीज सर, हमें ना जॉब करनी है ना हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें सीए वाला काम नहीं करना। हम सीए कर रहे हैं, बट हो सकता है कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हम सीए वाला काम नहीं करेंगे सर, हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, कोई और किसी वेंचर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो उस केस में भी आपके उस वेंचर का ऑडिट होगा, आपके उस बिजनेस का ऑडिट होगा, आप ऑडिट करवा सकते हैं उस केस में। तो सर ऑडिट पहले पढ़ेंगे, समझेंगे यहां पे, क्योंकि पढ़ाई तो यही है ना, इंटर और फाइनल। सर यहां पढ़ लेंगे तभी तो ये चीज कर पाएंगे ना प्रैक्टिकली। मतलब हमारी सर आजीविका, ब्रेड एंड बटर है सर हमारे लिए ऑडिट। जो सीए करते हैं ना लोग, उनके लिए, जो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये सब्जेक्ट ऐसा है जो ब्रेड एंड बटर होने वाला है, इससे आप पैसा कमाने वाले हो आगे चलकर।
तो इसलिए ये आपका रियल लाइफ इंपॉर्टेंस है, जो मैंने आपको बताया ऑडिट का। क्यों आप पहले दिन से ऑडिट को सीरियसली थोड़ा सा लेना स्टार्ट करें। एग्जाम में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में ऑडिट में मार्क्स नहीं आते हैं। क्यों ऐसा सर क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को थोड़ा लाइटली लेते हैं, सोचते हैं कि ये 100% थ्योरी है, रट्टा मार रहे हैं, सो क्रैम करना है बस, और कुछ नहीं करना हमें। नहीं दोस्त, ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसका 100% प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, जो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकलशिप में सीए बनने के बाद आपका ये सब्जेक्ट जिंदगी भर साथ रहने वाला है। मतलब सीए के साथ भी, सीए बनने के बाद भी आपके साथ ये ऑडिट रहेगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है सर। ठीक है, अब सर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में और आ गया। आप जब समझा रहे थे ना, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन और राइज हो गया। क्या? जल्दी पूछो सर। ये आप बताओ, एग्जाम में ये कैसे पूछता है? आईसीएआई एग्जाम में कितने कितने मार्क्स से कैसे क्वेश्चन पूछता है? पहले पैटर्न समझाओ थोड़ा सा एग्जाम का। बिल्कुल ठीक, आइए आप स्क्रीन पर देखते रहना। इस केस में देखो, हम एक डायग्राम बनाते हैं। आईसीएआई आपसे 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। पहला सर एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके 30 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं दोस्त? सर 30 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपसे आईसीएआई एक एक नंबर के 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। 30 मार्क्स एमसीक्यू, जहां पे आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दैट्स ऑल, आपका आंसर खत्म। उसके बाद सर नेक्स्ट आईसीएआई आपसे पूछता है ट्रू फॉल्स, या जिसको आप बोल सकते हो करेक्ट इनकरेक्ट। क्या? करेक्ट इनकरेक्ट, और आपको उसमें रीजन देना होता है। वो आपका 14 मार्क्स का, कितने मार्क्स का सर? 14 मार्क्स का पूछा जाता है, जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और वो आपके वैसे तो 8 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 7 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 14 मार्क्स का ये हो गया, 30 मार्क्स का ये हो गया। टोटल सर कितना हो गया? सर 44 मार्क्स हो गया। सर मतलब सर हमें 40 नंबर चाहिए, और 44 नंबर तो यहीं आ गए, पास हो गए सर हम। बिल्कुल, आप मेहनत देखो। आपको ऑल्दो ये 44 मार्क्स स्कोर करने के लिए ऑडिट को पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बट उसके अलावा आप को लिखना है क्या? अभी तक कुछ ज्यादा नहीं सर। एमसीक्यू में तो हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और ट्रू एंड फॉल्स में क्या करना होता है? आपको ये लिखना होता है कि जो स्टेटमेंट दिया है, जो क्वेश्चन पूछा है, वो सही है या वो गलत है, और उसका रीजन देना होता है। जस्ट 2-3 लाइंस के अंदर वो खत्म हो जाता है आपका सर। उसके बाद जो आपका मेजर जो पोर्शन बच गया थ्योरी, जो आपका हार्डकोर, जहां पे आपको राइट लिखना होता है, दैट इज आपका 56 मार्क्स का थ्योरी। एक सेकेंड, सॉरी, 56 मार्क्स आपका होता है ये, जहां पे आपको कंटेंट लिखना पड़ता है। पूरा एग्जाम का क्वेश्चन दिया होगा, पूरा मतलब क्वेश्चन दिया होगा थ्योरी या केस स्टडी बेस, उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा बैठ करके कि क्या आप पूरा कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। मतलब रिटर्न में पूरा लाइंस लिखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर। तो हम लोग आप ये बोल रहे हो कि 44 मार्क्स तो हम इजीली स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल, बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, जहां बाकी सब्जेक्ट्स में आपको 100 मार्क्स के लिए इक्वल मेहनत करना पड़ता है। कुछ सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, बट सारे सब्जेक्ट्स में नहीं है, पहली बात तो ये। और ये सर जो ट्रू एंड फॉल्स है ना, ये सर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। आपका 14 मार्क्स बहुत इजी स्कोर कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है सर, तो ये मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न समझा दिया। अब एग्जाम में आईसीएआई आपसे सर 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन सा टाइप के क्वेश्चन पूछता है। नंबर 1 सर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछता है, जिसमें आपसे ऐसे एग्जांपल आपसे पूछेगा एडवांटेज क्या है ऑडिट का, लिमिटेशंस क्या है ऑडिट के, ओपिनियन कितने टाइप्स का होता है एक्सप्लेन करो। सर डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल सिंपल समझ में आएगा क्या आंसर लिखना है। सेकंड सर आईसीएआई आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जहां आपको एक सिनेरियो दिया होगा, एक सिचुएशन दी होगी। एज ए ऑडिटर आपको यह देखना होगा कि आपको क्या करना है या क्या करना चाहिए था, सही हुआ है गलत हुआ है, बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड्स, उनके बेस पे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन से, बट फिर भी इजी है, आपको समझेगा। लास्ट जो आपका मोस्ट डिफिकल्ट, जो मेरे को भी लगता है डिफिकल्ट और स्टूडेंट्स को तो लगता ही है, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सर यहां से ना, यहां पे ना वो आपको
किसी कॉन्सेप्ट का प्रॉपर डीप नॉलेज पूछेगा और क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको समझेगा नहीं। अगर आपको उस आंसर को लिखना है तो पहले आपको वो क्वेश्चन समझना पड़ेगा, यार पूछ क्या रहा है। आपको यही नहीं समझा कि पूछ क्या रहा है, आप आंसर कुछ और लिख कर आएंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोग क्लास में इसकी शानदार जानदार तैयारी करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की भी। डन सर, ताकि हम एग्जाम में कभी भी ये ना करें हमें क्वेश्चन ही नहीं समझा क्या था, आंसर तो दूर की बात है, क्वेश्चन तो समझ में आए भाई है क्या। तो उसके लिए इन सब चीजों के लिए कहने का मतलब है, इस एग्जाम के लिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। जो एग्जाम में बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं ना ऑडिट में, उसका रीजन खाली ये है, वो खाली रट्टा मारते हैं, ओनली रट्टा, कि यार ये लाइंस दी हुई है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, रट लो, बस याद कर लो, या हो जाएगा, एग्जाम में लिख देंगे। अरे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि आपको याद ही समझेगा ही नहीं कि यार ये पॉइंट्स लिखने भी थे वहां पर, आपको कुछ पॉइंट्स याद ही नहीं आएंगे, कुछ याद आएगा 50% याद ही नहीं आएगा, आप अपनी होममेड स्टोरी लिख के आएंगे, तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलते ऑडिट में। आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, साथ साथ में कॉम्युलेटिव रिवीजन करेंगे, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर हो। डन सर। सर आपने ऑडिट का इंट्रोडक्शन दे दिया हमें बहुत ही अच्छे से। अब हम लोग ऑडिट का समझते हैं कि क्यों हम लोग ऑडिट करते हैं, व्हाई ऑडिट। क्वेश्चन क्या है, व्हाई ऑडिट, ऑडिट क्यों करते हैं। आइए क्वेश्चन दिखा आपको, व्हाई ऑडिट। अब आप मेरे साथ थोड़ा सा, आप बचपन में चलते हैं हम लोग, हमारे +1 +2 CPT फाउंडेशन में चलते हैं, ठीक है सर। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। आप मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले आप क्या करते हो। सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है, आपको ये चीज पता है। हाँ सर, अकाउंटिंग सिस्टम होता है एक। सर उस अकाउंटिंग सिस्टम का फ्लो कैसे होता है, मतलब कैसे वो बनता है। सर उस अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे पहले एक कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, मॉनेटरी या जिसको आप बोल सकते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि कोई ट्रांजैक्शन होगी, सेल, परचेज, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, पैसे से रिलेटेड जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व हो, ठीक है सर। उसके बाद हमारा क्या होता है, हम उस ट्रांजैक्शन की एक जर्नल एंट्री बनाते हैं। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। उस जर्नल एंट्री के बाद हम लोग उसको एक लेजर में पोस्ट कर देते हैं कि किस लेजर की है भाई वो एंट्री, ठीक है, लेजर पोस्टिंग हो गई। सर उस लेजर पोस्टिंग के बाद उसका क्या बनता है, उससे सर एक ट्रायल बैलेंस बनता है, जहां पर एक साइड डेबिट्स होते हैं, एक साइड क्रेडिट्स होते हैं। डन सर, इतना बना लिया, क्या काम खत्म। सर ये यहां तो काम स्टार्ट हुआ है, ट्रायल बैलेंस बन गया। अब क्या होता है, इन ट्रायल बैलेंस, इस ट्रायल बैलेंस के बेस पे आपका एक चीज बनता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या आप बोल दो FS। सर ये क्या है, इतना बड़ा नाम हमने नहीं सुना। आप टेंशन मत लो, ऑडिट में जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आएंगे, टिपिकल वर्ड्स आएंगे, हम है ना आपको समझाने के लिए उसका मतलब क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी आप खुद ही बता दोगे कि अच्छा सर ये है। आपने कुछ चीजें सुनी है क्या सर, बैलेंस शीट, हाँ हाँ सर ये तो हम लोग बना रहे हैं बचपन से। प्रॉफिट एंड लॉस, यस सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर एप्लीकेबल है तो बात करेंगे। डन सर। हाँ सर बैलेंस शीट तो हमने सुना, हम बचपन से बना रहे हैं, +1 से मैच करते थे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हाँ हाँ वही। तो दोस्त इन सबको मिला करके हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या होती है सर ये, आज से आपको कोई बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर एप्लीकेबल है तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए हमने, क्या करेंगे बना करके, क्यों बनाते हैं, सुनते जाओ। सर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कुछ लोग यूज करते हैं अपने कुछ डिसीजंस के लिए, कुछ उपभोक्ता, कुछ लोग, उनको हम लोग बोलते हैं यूजर्स, इंटेंडेड यूजर्स, जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। सर कौन कौन से वो यूजर्स होते हैं, ये देखो सर। सबसे पहले आपका शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग, या आप ये भी बोल सकते हो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो
चाहते हैं कंपनी में पैसा लगाना, जिन्होंने लगा रखा है, जो चाहते हैं। सेकंड सर, कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी को जो माल सप्लाई करते हैं, माल मतलब गुड्स या सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद सर कंपनी के कस्टमर्स, डन। सर नेक्स्ट, कंपनी में सर और कौन है, एम्प्लॉइज होते हैं, बट यहां पे हम एम्प्लॉइज ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज की बात करेंगे। क्यों करेंगे अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट सर, उसके अलावा हमारी कंपनी के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गवर्नमेंट भी यूज करती है, जो गवर्नमेंट है वो भी यूज करती है। उसके अलावा सर रेगुलेटर्स हैं कुछ, ठीक है, जैसे आपका सेबी हो गया, ठीक है, या और अथॉरिटीज हो गई आपकी जो रेगुलेट करती हैं मार्केट्स को, ठीक है, तो वो रेगुलेटर्स भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। उसके अलावा सर मैनेजमेंट, खुद कंपनी का मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, खुद मैनेजमेंट ही यूजर है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करता है। और भी कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, हम बात करेंगे बाद में, पहले इसका मतलब समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया वो यूजर्स के लिए बनाया और वो यूजर्स कैसे उसको यूज करेंगे। सबसे पहले सर जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे। सर शेयर होल्डर्स है ना, ये देखते हैं कि हमें इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना, और अगर हमने लगा रखा है ऑलरेडी तो क्या हमें उस पैसे को और बढ़ाना है, और लगाएं या निकाल लें। तो वो किस बेस पे डिसीजन लेंगे। मेरे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मान लो आज की डेट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो किस बेस पे डिसाइड करूं मैं। सर आप नाम देख लो, रिलायंस है तो इन्वेस्ट करो, टाटा है तो इन्वेस्ट मत करो। आप लोकेशन देख लो कहां पे है वो। अरे क्या बात कर रहे हो, कुछ बेसिस होगा ना। हाँ सर, वो बेसिस है आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दीज आर द बेसिस जिसके बेस पे आप अपने पैसे को, हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करते हो। कैसे सर, क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट क्या दिखाती है आपकी। सर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, एज ऑन डेट कंपनी का एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिखाता है। सर कंपनी के पास कितना प्रॉफिट्स है या लॉस है, कंपनी ने पूरे साल में क्या काम किया, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। तो अगर कोई पर्सन पैसा लगाएगा, अपना कोई शेयर होल्डर है वो पैसा लगाएगा या उसने लगा रखा है, तो ये देखेगा ना कंपनी प्रॉफिट कमा के दे भी रही है नहीं दे रही। मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने पैसा लगाया, तो दो रीजन होते हैं मेरा पैसा लगाने के। मेरे को दो चीजें चाहिए कंपनी से। पहला, मैंने जो शेयर में वैल्यू इन्वेस्ट की वो वैल्यू बढ़े, मतलब कैपिटल गेन हो। मैंने अगर आज 100 रुपए लगाया तो बढ़ करके 110, 120, 200 ऐसे बढ़ता जाए शेयर मेरा, जो मेरे पास शेयर है। दूसरी चीज, मेरे को कंपनी प्रॉफिट्स में हिस्सा दे, मतलब मेरे को कंपनी डिविडेंड दे। तो कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी तभी तो डिविडेंड देगी, तो मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा ना जिसके प्रॉफिट्स हो। हाँ सर सही बोल रहे हो आप। तो यूजर्स, पहला यूजर कौन है, शेयर होल्डर। इसने यूज क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर यूज किया। किस चीज के लिए, अपने डिसीजन के लिए कि पैसा लगाना है या नहीं लगाना। डन। हाँ सर, क्रेडिटर्स, जो कंपनी को क्रेडिट पे माल सप्लाई करते हैं, क्रेडिटर्स कंपनी के। सर कोई ऐसा क्रेडिटर है क्या जो किसी ऐसी कंपनी को माल देगा जो लॉस में चल रही है, जिसकी लायबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि अपनी लायबिलिटीज पे ही नहीं कर रही है वो, ऐसी किसी कंपनी को आप एज ए क्रेडिटर गुड्स या सर्विसेज देना चाहोगे क्रेडिट पे? बिकॉज क्या भरोसा हो कंपनी आपका पैसा देगी नहीं देगी या कब देगी। तो सर क्रेडिटर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं कि हे कंपनी, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन अगर स्ट्रांग है तब तो हम तुम्हें क्रेडिट दे सकते हैं, अदरवाइज हम ये डिसीजन नहीं लेंगे क्रेडिट देने वाला। तो क्रेडिट देना है या नहीं देना ये डिसीजन है किसका, यूजर का। किसके बेस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे। थर्ड, कस्टमर एज इन, जैसे आप लगा लो कि एक गवर्नमेंट जो है उसको एक टेंडर देना है, मेट्रो बनाने का टेंडर देना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है काफी सारी, तो मेट्रो बनाने का टेंडर किसको दिया जाए? सर गवर्नमेंट ये देखेगी कि किस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग है, किस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पूरे साल में, किस कंपनी ने पैसा कमाया है गवाया है, किसका एसेट्स अच्छा है, किसके लायबिलिटीज कम है, उसको टेंडर दिया जाए। बिकॉज तभी तो वो कंपनी प्रॉपर तरीके से बना पाएगी उस प्रोजेक्ट को, अपने खुद के फंड्स के बेस पे वो प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगी। अगर गवर्नमेंट से पैसा उसको नहीं भी मिलता टाइमली, तो अपने पैसे के बेस पे क्या उसकी लिक्विडिटी, उसकी सोल्वेंसी इतनी स्ट्रांग है, वो कहां से पता लगेगा? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो गवर्नमेंट एज ए कस्टमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर रही है अपना डिसीजन लेने के लिए। क्या डिसीजन? कि ये प्रोजेक्ट किसको हमें देना है। डन। नेक्स्ट सर एम्प्लॉइज। सर एम्प्लॉइज क्या यूज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? एक चीज बताओ,
आप किसी कंपनी में, ऐसी कंपनी में जॉब करना चाहेंगे क्या जो कंपनी गिर रही है, मतलब जिसकी सेल्स गिर रही है, जिसके प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, जिसका एसेट्स बेस कम हो रहा है, लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है? नहीं सर, क्योंकि हमारा ग्रोथ नहीं होगा सर उस केस में, हमें बोनस नहीं मिलेगा सर, हमारा इंसेंटिव, हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा सर उस कंपनी में। तो बिल्कुल ठीक है, तो एम्प्लॉइज जो डिसीजन लेंगे कि किसी कंपनी में ज्वाइन करें या बने रहें, वो किसके बेस पे लेंगे? उस कंपनी ने क्या कमाया, क्या गवाया, उसका पोजीशन क्या है किसी दिन एज ऑन डेट, वो कहां से पता लगेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज किया एम्प्लॉइज ने उस कंपनी में बने रहने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। लेकिन एक चीज और है इसमें कि हर एक एम्प्लॉय को, हर एक कंपनी के एम्प्लॉय को उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्सेस नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं लिस्टेड कंपनीज, ऐसी कंपनीज है जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं। मतलब सर कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप भी एक्सेस कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, कंपनी के एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, डेटर, कोई भी चेक कर सकता है, उनको देख सकता है। तो पब्लिक डोमेन में वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर एक एम्प्लॉय को नहीं मिलते। इसलिए मैंने आपको बोला एम्प्लॉय जो लिस्टेड कंपनीज के हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं अपने डिसीजन के लिए। डन सर। उसके बाद गवर्नमेंट आपने लिखा, गवर्नमेंट क्या करती है? अरे आपको इतनी ये चीज तो पता ही होगी, टैक्सेस। गवर्नमेंट को इतना मेजर रेवेन्यू कहां से मिल रहा है? सर टैक्स से मिल रहा है। वो टैक्स कंपनी ने पे किए नहीं किए कहां से देखेगी गवर्नमेंट? सर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखेगी। उसमें कितना अमाउंट है टैक्स का, कितना था, कितना पे किया, कितना पे नहीं किया, वो वहां से पता लगेगा उनको। सर तो गवर्नमेंट भी अपना डिसीजन, किस कंपनी ने टैक्स पे किया, टाइमली नहीं किया, उनको पेनलाइज करना है, पेनल्टी लगानी है, इंटरेस्ट लगाना है, नोटिस भेजना है, वो सब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक करके अपना डिसीजन लेंगे। अब सर रेगुलेटर जैसे सेबी है, या सेबी भी क्या करता है कि कुछ लॉज हैं, कुछ लिमिट्स हैं लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगता है। अगेन लिस्टेड कंपनीज की मैं बात करूंगा। जो रेगुलेटर जैसे सेबी है वो चेक करता है कि क्या उन्होंने उन लिमिट्स को कंप्लाई किया है क्या। वो कहां से देखेंगे? वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगता है सेबी को कि हाँ उन्होंने कंप्लायंस किया है। अगर नहीं किया तो अगेन वो डिफॉल्टर कंपनी है, तो सेबी एक्शन लेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी यूजर्स हैं ये अपने डिसीजन ले रहे हैं कोई ना कोई, किसके बेस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे। सर मैनेजमेंट आपने क्यों लिखा? ये तो कंपनी खुद की जो कंपनी है उसी की तो मैनेजमेंट है। बिल्कुल ठीक। एक चीज बताओ, एक कंपनी है जो लॉस में है बहुत ज्यादा, तो क्या उसका मैनेजमेंट, सॉरी फिर से स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी है, उसके जो मैनेजमेंट है उनको डिसीजन लेना है कि हम इस कंपनी के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आए, या इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज करें, या इस कंपनी का नया यूनिट लगाएं कहीं पे, प्लांट लगाएं कहीं पे, तो वो किसके बेस पे डिसीजन लेगा? इसी बेस पे तो लेगा ना कि कंपनी ने पूरे साल में या कुछ जो पीरियड है उसके अंदर क्या पैसा कमाया है, क्या गवाया है, उनका सेल्स क्या रहा है, उनका एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है। उसी बेस पे डिसीजन लेंगे ना वो लोग कि कंपनी को चलाना भी है या बंद कर देना है। तो बहुत मेजर डिसीजन मैनेजमेंट लेता है, किसके बेस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे। सर ये तो समझ गया हमें बहुत अच्छे से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते जो हैं उसको बहुत सारे लोग अपने अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं, और हम बात यहां पे मेन कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी की, आप ये ध्यान रखना। सर अब जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये बनाता कौन है? सर ऑब्वियसली मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट। सर अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाता है तो आपको पता है ना मैनेजमेंट क्या है? सर इंसान है, भगवान तो है नहीं। सर इंसान से गलती हो सकती है, मतलब सर कुछ एरर्स हो सकते हैं। आपने सुना होगा बचपन में एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर्स। हाँ सर सुना है। तो ऐसे ही कुछ एरर्स हो सकते हैं। सर एग्जांपल दो, ऐसे नहीं समझा। अभी देखो कैसे आपको इस ये जो चल रहा है ना, लास्ट में हमारा ये कंक्लूजन निकलेगा कि क्यों ऑडिट करना जरूरी है। आप क्वेश्चन याद रखना, व्हाई ऑडिट, इसमें आंसर आपको मिलने वाला है जल्दी। सर एक कंपनी है, मान लो एक्स लिमिटेड है, ठीक है, उसने क्या किया, ठीक है, उसने सर 100 करोड़ के उसके प्रॉफिट आ रहे हैं। सर 100 करोड़ से क्या आ रहे हैं? सर प्रॉफिट्स आ रहे थे उसके टिल मान लो फेब एंड तक, ठीक है, फरवरी एंड तक उसके प्रॉफिट्स आ रहे थे। सर उसका अकाउंटेंट है, ये देखो ये जालिम अकाउंटेंट, इसको देखो एक बार, खुश हो रहा है। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने सर एक 110 करोड़, कितना? 110 करोड़ का एक सर एसेट परचेज किया, एक मशीन परचेज की या मशीन का पार्ट परचेज किया जो कैपिटलाइज होना था। कैपिटलाइज मतलब सर उसके एसेट में ऐड होना था। लेकिन इस महारथी ने क्या किया? इस 110 करोड़ को सर पीएनएल में डेबिट कर दिया। क्या किया?
सर इसने इसको यहां पे पीएनएल में डेबिट कर दिया, उससे क्या हुआ सर, पीएनएल में डेबिट कर दिया मतलब एक्सपेंस दिखा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एरर है ना, हाँ सर ये एरर है। ये एरर कौन सा है सर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या हुआ सर, 10 करोड़ का लॉस आ गया। अगर ये एरर नहीं होता तो क्या होती पोजीशन सर, 100 करोड़ का प्रॉफिट था, और अगर ये एसडी कॉस्ट में ऐड होता तो इसमें कुछ डेप्रिसिएशन लगता, हाँ मान लो 10 करोड़ का डेप्रिसिएशन लग गया सर, तो 90 करोड़ का सर नेट प्रॉफिट आता। ठीक है, नेट प्रॉफिट आता सर, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ सर, हमें 10 करोड़ का लॉस आ गया। अब जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले रहा है कि इस यूनिट को, इस प्लांट को हम लोगों को चलाना है या नहीं। वो देख रहे हैं यार 10 करोड़ का लॉस है इसमें, तो इसको बंद करो। उन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट ने उस यूनिट को अगले 2-3 महीने बंद कर दिया सर, शट डाउन कर दिया। क्यों, क्योंकि लॉस आ रहा था। आप समझो इस चीज को सर, एक एरर ने एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी को बंद करवा दिया लॉस मेकिंग दिखा करके। कितनी बड़ी चीज है सर। तो क्या करें इसके लिए सर, एक काम करो ना, मैनेजमेंट को बोलो कि चेक कर लो, मैनेजमेंट को बोलो हे मैनेजमेंट तू क्या कर, चेक कर ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि वो ठीक है नहीं है, वो एरर है या नहीं, उसमें कोई चेक कर ले। अरे एक चीज बताओ यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कौन रहा है सर, मैनेजमेंट बना रहा है। तो जो काम कोई कर रहा है उसको आप बोल दो कि चेक कर ले, तो क्या उसमें गलती ढूंढ लेगा क्या? मैं आपको बोलता हूं आप एग्जाम पेपर लिखो पूरा, ठीक है, जैसे एग्जाम पूरा हो जाएगा मैं आपको आंसर शीट आपको आंसर शीट्स मिलेंगी, आप चेक कर लो और आप बताओ कि आप पास हो या फेल हो। दुनिया में सर कोई स्टूडेंट अपने आप को फेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी गलती निकाल नहीं पाएगा, वो अपनी गलती निकाल ही नहीं पाएगा जो उसने लिखा है। वो मैच करेगा सर, कैसे ना कैसे वो मैच करेगा, पास होगा। लेकिन सर हर कोई पास एक्चुअल में तो नहीं होता ना, एरर्स होते हैं ना, गलती होती है ना एग्जाम लिखने में, आंसर के अंदर। ऐसे ही जब आप किसी को बोलोगे कि उसने बनाया है भाई और तू ही चेक कर ले उस चीज को, तो वो सर सही से चेक नहीं कर पाएगा, अपनी गलती पहली बात तो ढूंढ ही नहीं पाएगा, और ढूंढ भी लेगा तो सर उसको वो बता नहीं पाएगा। तो सर हमें यहां पे एक सर पर्सन चाहिए जो आए और बता दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है या नहीं है। थर्ड पर्सन चाहिए यहां पे सर, हमें एक थर्ड पार्टी चाहिए जो ये चीज बोल दे। तो सर इसीलिए इसी के साथ आपका ऑडिट का कॉन्सेप्ट आता है। ये थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पर्सन है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, रिव्यू करेगा, एनालाइज करेगा, स्क्रूटनी करेगा, ठीक है, वेरीफाई करेगा, वाउचिंग करेगा उसकी, वो पर्सन होता है सर आपका ऑडिटर। जोर दो तालियों से एक बार स्वागत करेंगे ऑडिटर का। ऑडिटर आ गया है सर, ऑडिटर आ चुका है सर। ये जो काम करेगा ना, ये जो चेक करेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, इस प्रोसेस को सर बोलते हैं ऑडिट। क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं ऑडिट। और इस पर्सन को, ये जो महात्मा है, इनको बोलते हैं सर ऑडिटर। सर ये गलती निकाल के दे देगा क्या अगर गलती होगी तो? हाँ, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट पर्सन है। अगर इसको कुछ गलती मिलेगी, आप लाइन को ध्यान से सुनना बिकॉज इसका यूज होने वाला है, अगर इसको गलती मिलेगी तो बता देगा, रिपोर्ट कर देगा कंपनी के मालिक को, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको, मेंबर्स को। सर ठीक है सर, आपको थोड़ा सा एसेंस मिला, थोड़ा सा मजा आया, समझा वाई ऑडिट, ऑडिट क्यों। एक दूसरा एग्जांपल जल्दी से हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये था आपका एक, मान लो कंपनी थी, एक एंटिटी थी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखना अभी आपको और ज्यादा डीप में समझेगा। सर एक है ना फर्म है, बिल्कुल सर, उसमें सर 4 पार्टनर है, ए बी सी एंड डी, ये 4 पार्टनर है। इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने 31 मार्च तक बिजनेस किया एंड 40 लाख रुपीज इन्होंने अर्न किए, डन सर। उसके बाद सर इन्होंने 30 जून तक बिजनेस और किया, और इन्होंने 10 लाख का बिजनेस और किया सर, ठीक है। अब सर 30 जून को क्या हुआ, एक काली रात आई, काली घटाओं वाली रात। उस दिन डी क्या हुआ सर, डी लेट गया सर, डी सो गया सर, डी डेड हो गया। क्या हो गया, डी फॉर डेड सर। अब डी डेड हो गया। अब सर उसके ये चुन्नू मुन्नू आ गए लीगल हेयर्स कि है डी मर गया, डी मर गया, भागे भागे आ गए, और वो बोल रहे हैं उसको, सॉरी एबीसी को, कि आप हमें डी का शेयर दे दो, डी मर गया है। तो एबीसी बोलते हैं बिल्कुल ठीक है, आप आ गए पैसे लेने, ये लो चुन्नू मुन्नू, आप अपने पैसे ले लो 5 लाख रुपए और जाओ, टाटा बाय बाय। अभी लीगल हेयर्स बोल रहे हैं हमारे साथ धोखा कर दिया इन्होंने, हम कैसे रिलाई करें कि ये जो 5 लाख रुपए जो दे रहे हैं एबीसी हमें डी का शेयर, ये ठीक है।
30 जून तक का जितना डी का शेयर था वो ठीक है, यानी कैसे रिलाय करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे कि एबीसी उनके साथ गेम तो नहीं खेल रहे हैं। सर ये बोल रहे हैं कि आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर लीगल हेड्स को बोल दो कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर लेंगे। नहीं सर, यही तो यहाँ पे मेन गेम है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस लीगल हेड्स को नहीं होता एज पर पार्टनरशिप एक्ट फर्म के, ठीक है। तो सर कोई ऐसा पर्सन हो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर दे, उसको चेक कर दे और बता दे डी के लीगल हेड्स को कि तुमको जो पैसा मिला है वो ठीक है या वो गलत है। सर अगेन वो पर्सन कौन होगा सर? वो होगा हमारा प्यारा सा ऑडिटर। ऑडिटर सर फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, वो चेक करेगा और वो बता देगा किसको? सर लीगल हेड्स को कि तुमको जो शेयर मिला है वो ठीक है या वो गलत है। तो सर आप ये देखो, ऑडिट करने से ही तो डी के जो लीगल हेड्स थे उनको हेल्प हुई। ऑडिट अगर नहीं करते तो उनके साथ कुछ फ्रॉड हो रहा था, कुछ उनके साथ गड़बड़ हो रही थी, वो समझ में नहीं आता। बिल्कुल ठीक। सर ऑडिट क्यों करते हैं? ये वॉलंटरी ऑडिट था कि जहां वॉलंटरी ऑडिट आप करवाते हो, इसका एग्जांपल था। डन। अब सर एक थर्ड एग्जांपल और समझते हैं। आपको ये बस मेरा क्वेश्चन जो है ना उस पर रहना, वाई ऑडिट, कि हम लोग ऑडिट क्यों करते हैं। अब हम लोग एक बहुत बड़ी कंपनी का एग्जांपल लेंगे। इंडिया की कंपनी है एक बहुत बड़ी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है सर। ये क्या करती है सर? ये शेयर्स देती है किसको सर? इनके शेयर्स है मार्केट में सर, पब्लिक को। सर ये पब्लिक देखो कितने सारे लोग हैं पब्लिक के, ये लोग देखो सर पब्लिक के कितने सारे लोग हैं, कितने सारे सर, कितने आदमी थे सर? बहुत सारे आदमी थे, लोग ही लोग थे सर जिन्होंने रिलायंस के अंदर पैसा लगा रखा था। अब सर एक चीज बताओ, इन पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर का लगा हुआ, इनको बोलते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स, ठीक है सर। लेकिन सर कंपनी के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कौन करता है? जो कंपनी का जो बिजनेस होता है उसको कौन चलाता है? उसको क्या ये शेयर होल्डर चलाते हैं क्या? नहीं सर, ये शेयर होल्डर कंपनी में नहीं आ सकते अनलेस अदरवाइज वो मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी का पार्ट ना हो, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना टीसीडब्ल्यूजी, ये हम लोग समझेंगे, आप फिक्र नोट, आपको फिक्र नहीं करना बल्कि खाली सुनना है। सर इन ऑपरेशंस को चलाने के लिए एक बॉडी अपॉइंट होती है जिसको हम लोग मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी बोलते हैं। एक टीम होती है सर, आप उनको बोल दो अभी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोल दो सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं कि हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप हमारा पैसा जो कंपनी में हमने लगाया हुआ है, इस पैसे का अच्छे से यूज करो, इस कंपनी को अच्छे से चलाओ और हमें पैसा कमा के दो। कौन सा? मैंने आपको बताया ना, हमें अपने शेयर की वैल्यू बढ़े, हमारी शेयर की वैल्यू, और हमें प्रॉफिट्स कमा के दो, ठीक है। तो सर कंपनी को चलाने वाले लोग अलग हैं, कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग अलग हैं। तो जो कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग हैं उनको कैसे समझेगा जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं क्या वो कंपनी को तरीके से चला रहे हैं? चलाने का मतलब जो प्रॉफिट्स वो कमा रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है वो छोटागिरी कर रहे हैं, जो एसेट्स वो दिखा रहे हैं, जो लाइबिलिटीज वो दिखा रहे हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशन, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो दिखा रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं बोल दूं मोटा मोटी, क्या वो सही भी है? क्या सर क्या वो सही पिक्चर दिखा रहे हैं, हमारे पैसा सही है या नहीं लगा हुआ? तो सर ये अब एक चीज बताओ सर, आप फिर से बोलोगे सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर ले। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब आपके जो जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, वो सारे एक्सेस कर ले। नहीं सर, ये भी सर बेचारे दुख के मारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ये भी लोग एक्सेस नहीं कर सकते। ये एजीएम में ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने कहां से? एरर कहां हो सकते हैं? दिक्कतें गड़बड़ कहां हो सकती है? सर जो बेस है, जो जनरल एंट्री हुई होगी, जो ट्रांजैक्शन के बाद जो लेजर पोस्टिंग हुई होगी, वहां पे सर कुछ इश्यू हो सकता है सर। तो अगेन कोई हमें इंसाफ दे दो, ये बोल रहे हैं कोई हमें, हे भगवान हमारे लिए कोई ऐसा इंसान भेज दो जो हमारे बिहाफ पे चीज चेक कर दे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और हमें बता दे कि सब ठीक है ना। तो सर यहां पे फिर से एक पर्सन का आगमन होता है जिसका नाम है ऑडिटर। हमारा प्यारा सा ऑडिटर ये आता है और बोलता है हे शेयर होल्डर, आप दुखी मत हो, मैं हूं ना, देखो मैं आ गया। मैं क्या करूंगा? मैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करूंगा, मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेस करूंगा और मैं आपको रिपोर्ट करूंगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो सही है या नहीं है। वो सही है नहीं है के लिए वर्ड क्या यूज होता है सर? बहुत ही प्यारा वर्ड है, ट्रू एंड फेयर व्यू। आप इन वर्ड्स को समझो, सुनो और आपको सीखना है क्या सर?
ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के थ्रू शेयर होल्डर्स को बताएगा। फिर शेयर होल्डर को जो डिसीजन लेना है, पैसा लगाना है नहीं लगाना, निकालना है क्या करना है, वो डिसीजन ले लें। और वो बाकी जो यूजर्स हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं अपने अलग अलग पर्पस के लिए, वो यूज कर लें। तो सर ये ऑडिट करने से क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उसका विश्वास, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब जितने भी यूजर्स हैं वो सब आ गए उसके अंदर, उनका विश्वास बढ़ता है सर उसके ऊपर। डन सर, ये आपको अब समझाओगा वाई ऑडिट, ऑडिट क्यों करते हैं। ठीक है, अब सर हम एक और वर्ड का मतलब समझते हैं जल्दी से, जो है आपका एश्योरेंस। आपका ऑडिट का यहां तक आई थिंक समझ में आया होगा आपको। हम लोग कल फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे कि हमने जो ऑडिट समझा है क्यों ऑडिट करते हैं। अब हम सेकंड वर्ड पे मूव करते हैं, एश्योरेंस। अभी हम बुक में नहीं जा रहे हैं, बुक का डेफिनेशन क्या है, क्या बोलता है, कौन ऑडिट कर सकता है, कब कर सकता है, कितने टाइम में करना होता है, कैसे करना होता है, कब कब आना जाना होता है, वो सारी चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट था ना इसका है ये कॉन्सेप्ट। मतलब कहने का मतलब वो सब आपका बुक्स में है। सर अगर आप ये बोल रहे हो ऑडिट यहां पे खत्म हो गया, हाँ ऑडिट यही है, तो सर हम बुक्स में क्या पढ़ेंगे, हम वही पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया, कैसे करते हैं, क्यों, मतलब कब कब करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेने होते हैं, ओपिनियन कैसे देना होता है, रिपोर्ट कैसे देनी होती है, एविडेंस कैसे कलेक्ट करने होते हैं, उनको कैसे एनालाइज करना होता है, वो सारी चीजें, सारा ज्ञान हमारा ये ऑडिट सब्जेक्ट है। ये हमारा ऑडिट सब्जेक्ट यहां कंप्लीट हो जाएगा आपका। सर हमें समझ में आ गया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपने ऑडिट खत्म कर दिया सर एक क्लास में। अरे नहीं, मैंने आपको बताया है ऑडिट का मीनिंग क्या है। अब हम लोग एश्योरेंस का मतलब, एश्योरेंस वर्ड, ऑडिट वर्ड तो फिर भी आप लोगों में बहुत लोगों ने सुना होगा ऑडिट का मतलब क्या है। ठीक है, मतलब कहीं सुना होगा, आपका होता होगा फैमिली में, बिजनेस में ऑडिट तो सुना होगा। एश्योरेंस वर्ड का मतलब कहीं डिस्कस नहीं होता, ना ही आपको सुनने को मिलता है, तो मैं आपको बताता हूं एश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या है। एश्योरेंस वर्ड आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप खुद गेस करो। सर एश्योरेंस का वर्ड मतलब गारंटी, गारंटी बोल दे, हाँ सर मतलब गारंटी। अब सर गारंटी के भी टाइप्स हैं इसके, क्या सर, सर इसके 3 टाइप की गारंटी है। एब्सोल्यूट गारंटी, जहां जो बोल दिया वो 100% ठीक है। सर रीजनेबल, सर थोड़ा कम, हम 100% श्योर नहीं है बट हाँ हम मोटा मोटी श्योर हैं। सर एक है आपकी नेगेटिव या लिमिटेड, सर सॉरी नेगेटिव या मॉडरेट आप जिसको बोल दो। सर जहां पे ना थोड़ा और, मतलब रीजनेबल से थोड़ा और हमें एश्योरेंस, रिलायंस थोड़ी और कम है, नेगेटिव एश्योरेंस। सर अब आप बता तो दो ये है क्या चीज, अभी भी समझा नहीं हमें। कुछ ऐसे एंगेजमेंट्स होती है, कुछ ऐसे असाइनमेंट होते हैं जहां पे आपको गारंटी करनी होती है एज ए ऑडिटर कि हाँ ये जो चीज आप चेक कर रहे हो, जो एग्जामिन कर रहे हो वो 100% ठीक है। एक चीज बताओ, ऑडिट जब आप करते हो तो क्या ऑडिटर कंपनी का पर्सन है क्या? नहीं सर। क्या कंपनी में डेली बैठता है क्या? नहीं सर। कंपनी में डेली कौन बैठते हैं? सर मैनेजमेंट होता है कंपनी का। तो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी, सारा ज्ञान कंपनी का, एक एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज किसको पता है? सर मैनेजमेंट को पता है। ऑडिटर को पता लग सकती है कभी? नहीं। तो कभी भी आप ऑडिट में 100% दैट मींस एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी नहीं दे सकते। ऑडिट में हम जो लोग जो एश्योरेंस देते हैं, जो हम कॉन्फिडेंस देते हैं, जो हम गारंटी देते हैं, वो हम रीजनेबल देते हैं। क्या सर? तो रीजनेबल देते हैं। तो ऑडिट क्या हो गया आपका? रीजनेबल एश्योरेंस का एग्जांपल हो गया। ऑडिट्स में जितनी भी एश्योरेंस आपकी जाती है वो आपकी जाती है रीजनेबल। सर तो एब्सोल्यूट कहां होती है? एब्सोल्यूट सर होती है जहां आप कोई सर्टिफिकेट इशू करते हैं, सर्टिफिकेशन की जो असाइनमेंट्स होती है, जो एंगेजमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो पीएफ एक्ट आपने नाम सुना है? प्रोविडेंट फंड, हाँ सर सुना है। क्या होता है? पीएफ की अथॉरिटी होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, कोई इसको पीछे देख रहा होगा, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स की है आपकी सीबीडीटी, ठीक है, जीएसटी की है, ऐसे ही पीएफ के केस में क्या हुआ? अथॉरिटी ने बोला कि एक कंपनी है, उसको बोला हे कंपनी, तो अपने ऑडिटर से ये लिखवा करके हमें दे दे कि तेरी कंपनी ने पूरा पीएफ टाइमली डिपॉजिट किया है, डिडक्ट किया है, टाइमली डिपॉजिट किया है विद एप्लीकेबल जो रेट्स थे। तो सर एक चीज बताओ, यहां पे जो ऑडिटर महाशय हैं जो चेक करेंगे कि कंपनी ने, मान लो कंपनी के हैं आपके 100 एम्प्लॉइज हैं, तो क्या ऑडिटर यहां ऐसा बोल सकता है क्या, मेरे ओपिनियन में, मेरे हिसाब से, जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से, ठीक है, इतना पीएफ मेरे हिसाब से ठीक है? आपके हिसाब से कुछ है ही नहीं, आपका ओपिनियन यहां पे कुछ है नहीं,
आपको 100 एम्प्लॉइज का पीएफ चेक करना और बोलना है वो ठीक है या नहीं है, बस सीधी सी बात है। तो वो करेक्ट होगा 100% या वो 100% गलत होगा, ठीक है। तो सर यहां पे आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हो, आप बोलते हो अथॉरिटी को कि कंपनी ने पीएफ जो अपना डिपॉजिट किया है वो टाइमली और विद ड्यू डेट्स के साथ डिपॉजिट एंड डिडक्ट किया है नहीं किया, विद ड्यू रेट्स के साथ जो प्रिस्क्राइब रेट्स हैं। तो ये है आपका सर्टिफिकेट जहां आप एश्योरेंस दे रहे हो 100% गारंटी, हाँ ऐसा है। लेकिन ऑडिट में आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ऑडिट के कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। ये रीजन है कि ऑडिट में हम लोग अपना रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देते हैं, एब्सोल्यूट क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज हमारा यहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस आ जाती है सर ऑडिट की। वो क्या है इनहेरेंट लिमिटेशंस, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो एक रीजन है ये सर। उसके अलावा आप ये बताओ नेगेटिव या मॉडरेट एश्योरेंस क्या होता है। ये ना थोड़ा सा क्रिटिकल, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, ये आपके सीए इंटर पे नहीं है, बट एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझा देता हूं। ये ना एक स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, उसमें आता है, जो आपका सीए इंटर पे नहीं है एप्लीकेबल। सर आपने अगर एक वर्ड सुना होगा, वरना अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लिमिटेड रिव्यू, एलआर जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है, ये रिव्यू किसको करवाना होता है, ये जो लिस्टेड कंपनीज है ना सर जितनी भी, उनको मैंडेटरी करवाना होता है लिमिटेड रिव्यू। आप एक चीज बताओ, जो लिस्टेड कंपनीज है क्या वो पूरा साल खत्म होने के बाद ऑडिट करवाते हैं, बीच में कोई ऑडिट आकर के कुछ नहीं करता? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। उनका क्या होता है, रेगुलेशन के लॉ के हिसाब से हर क्वार्टर पे 3 मंथ्स के एंड पे उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो उनका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो पब्लिश होता है। पब्लिश मतलब पब्लिक डोमेन में वो रिजल्ट्स आते हैं कि इस क्वार्टर में उन्होंने कितना सेल, कितना परचेज, कितने एक्सपेंसेस, कितनी इनकम, क्या एसेट, क्या लायबिलिटी थी इस क्वार्टर का, उनका पूरा क्वार्टरली। तो उस क्वार्टर के रिजल्ट्स को जो ऑडिटर है वो ऑडिट नहीं करता, वो करता है रिव्यू, और रिव्यू की रिपोर्ट देता है। अगर आप कभी न्यूज़पेपर में देखेंगे, आप देखना आज या जब भी आपको टाइम लगेगा, उसमें क्या होगा, आपको हर क्वार्टर एंड पे, जैसे अभी क्वार्टर कौन सा चल रहा है आपका, ये नवंबर है, अभी दिसंबर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका जनवरी में रिजल्ट्स पब्लिश होंगे लिस्टेड कंपनीज के, जो आपके वहां पे दिखेगा, आपको अन लिखा होता है, उसके हेडिंग होते हैं टॉप में, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड, या अनऑडिटेड रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड दिस। मतलब क्या है सर? तो सर ऐसा जोर जोर चिल्ला के बोल रहे हैं कि सर ये ऑडिटेड नहीं है, मतलब इन पे विश्वास मत करो क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो रिजल्ट्स हैं, उन पे विश्वास कर सकते हैं आप, बिकॉज उनका क्या हुआ है, एलआर, उनका हुआ है लिमिटेड रिव्यू। समझ गए? तो सर जब हमने पूरा चेकिंग ही नहीं किया डेप्थ में, जब हमने क्वार्टर का डाटा चेक किया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया, जब हमने ऑडिट किया ही नहीं उसका, तो उसमें जो एश्योरेंस होगा, वो ऑडिट में जो एश्योरेंस होता है उससे कम होगा क्या? हाँ, वो एश्योरेंस कैसा होगा सर? मॉडरेट। ऑडिट से कम। ऑडिट में कौन सा होता है? रीजनेबल। सर्टिफिकेट में कौन सा होता है? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहां होगा? 100% आपका सर्टिफिकेशन असाइनमेंट में। रीजनेबल कहां होगा सर? ऑडिट में, क्योंकि ऑडिट में हम 100% चेक नहीं करते। उससे भी कम कहां चेक करते हैं सर? लिमिटेड रिव्यू में। तो वहां एश्योरेंस कौन सा होगा? मॉडरेट। तीनों हो गए, तीनों समझ गया। एश्योरेंस वर्ड का मतलब समझा आपको, ठीक है सर? आप लिख सकते हैं चाहे तो, क्वार्टरली जो रिजल्ट होते हैं Q1, Q2, ठीक है, लिस्टेड कंपनी के, उनके ऊपर ये होता है और मैंडेटरी को करवाना होता है। सर अब है ना, हम एश्योरेंस को डिवाइड करते हैं, तो हमने एश्योरेंस को डिवाइड किया टाइप या लेवल ऑफ एश्योरेंस, कितना लेवल है, 100% है, 100% से कम है और उससे कम है, उस पे। अब हम एश्योरेंस को डिवाइड करते हैं किसके बेस पे? टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के बेस पे। सर 2 टाइप की ट्रांजेक्शन आपकी होती हैं, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। नंबर 1 सर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जहां पे सर कोई फाइनेंशियल फिगर इन्वॉल्व होगा, और नॉन मॉनेटरी। सर ये नॉन मॉनेटरी क्या है? ऐसा भी होता है क्या? मतलब फाइनेंशियल फिगर कोई इन्वॉल्व नहीं है तब भी एश्योरेंस दे रहे हैं? हाँ, यही तो मजा है, अभी समझेगा आपको। सर क्या है ऐसी चीज? पहले मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बताओ, जहां पे आप एश्योरेंस देते हो। ऐसी कौन सी एंगेजमेंट या असाइनमेंट्स है, कौन सी है? सर ऑडिट ले लो आप, अभी आपने बताया। हाँ, ऑडिट में आप जो एश्योरेंस दे रहे हो वो क्या है? ऑडिट। किसका ऑडिट करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस के ऊपर बनी हुई है। तो आप जो ऑडिट कर रहे हो, उसमें जो एश्योरेंस दे रहे हो, वो आपकी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और आपने भी पीएफ का बताया, या आप जो भी सर्टिफिकेट जो भी देते हो आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बेस पे, वो आपके सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में आ जाएंगे। एश्योरेंस ऑन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अब एश्योरेंस ऑन नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कौन सा होता है? सर आपने अगर सुना होगा, सुना क्या, आपने करा भी होगा, अभी आईपीएल चल रहा था, ड्रीम 11, ठीक है, टीम बनाते हैं ड्रीम 11 पे। सर उसमें क्या होता था, आप लोग कुछ पैसा लगाते थे, ठीक है, अब प्लेयर सेलेक्ट करते थे, ठीक है, और मैच पूरा होने के बाद देखते थे कि आपकी रैंकिंग कहां है। तो बहुत लोगों को ये डाउट आया होगा, सर हम लोग तो कभी जीतते ही नहीं है उसमें,
कोई ऊपर 1 करोड़ कोई जीतता है सर, ठीक है, 50 लाख 10 लाख जीत रहे हैं लोग, तो सर हमें डाउट है कहीं बायस तो नहीं है ड्रीम 11 की जो अपनी ऐप है, ऐसा तो नहीं करती ड्रीम 11 कि अपने ही लोगों को जिता रही है, अपने ही टीम बना करके जितवा रही है उनको, कुछ ऐसा तो नहीं है, उनके प्लेयर चेंज तो नहीं होते ड्यूरिंग द मैच ताकि उनका स्कोर हाई रहे। तो सर पीछे जो बैकग्राउंड पे कुछ तो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना जो ये सब कैलकुलेट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लो, आपका जो वोटिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। सर जब एक आपकी पार्टी हारती है ना, बहुत बार आपने कांग्रेस को करते हुए देखा होगा, जब वो हारते हैं तो क्या बोलते हैं, सर बीजेपी ने ईवीएम घोटाला किया। ईवीएम घोटाला सुना होगा ना आपने कि सर वोटिंग में काउंटिंग गलत है। अरे जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग हो रही है उसमें कोई पीछे सॉफ्टवेयर है जो उन वोट्स को काउंट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक पार्टी का जो वोट आया वो मल्टीप्लाई बाय 2 3 हो गया, एक पार्टी का जो वोट आया उसको काउंट कर रहे हैं हाफ। तो सर गड़बड़ हो रही है ना। तो जब ऐसा कोई एलिगेशन लगता है इन किसी ऐसी नॉन मॉनेटरी चीज के ऊपर, तो उसको क्या करवाया जाता है सर, ऑडिट करवाया जाता है, उसको चेक करवाया जाता है। और समझो जैसे आपके अवार्ड्स होते हैं, लोगों के पीपल्स चॉइस जैसे अवार्ड होते हैं, आपके फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं आपके, या आपके बेस्ट एक्टर बिग बॉस के लिए आप कंटेस्टेंट जो आप नॉमिनेट करते हैं, तो मतलब पब्लिक के जो वोट जा रहे हैं वहां पे बैकग्राउंड में कुछ कैलकुलेशन चल रहा है किसी सॉफ्टवेयर में, किसी सिस्टम में, उस कैलकुलेशन के ऊपर कोई एलिगेशन लगता है, तो जब उसका ऑडिट होगा, उसकी जब चेकिंग होगी और उसका जो एश्योरेंस दिया जाएगा कि हाँ ये ठीक है, यहां गड़बड़ थी, कुछ एश्योरेंस मिलेगा, तो वो जो एश्योरेंस हुआ वो किस पे हुआ सर, वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन पे एश्योरेंस हुआ। तो खाली मेरा मतलब था समझाने का कि एश्योरेंस आपका मॉनेटरी ट्रांजेक्शन पे भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन पे भी हो सकता है। देन एश्योरेंस कैसा होगा आपका, एब्सोल्यूट होगा, रीजनेबल होगा, या आपका मॉडरेट या नेगेटिव होगा। तो सर आज की क्लास का समअप करते हैं। हमने देखा ऑडिट क्यों करते हैं, पहले हमने ऑडिट का इंपॉर्टेंस समझा कि ऑडिट का हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंस क्या है, सीए बनते टाइम जब हम कर रहे हैं सीए बनने के बाद क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर, और ऑडिट क्यों करते हैं, व्हाई ऑडिट, कि कंपनी में पैसा लगा है शेयर होल्डर्स का, इतने सारे यूजर्स हैं, एरर्स हो सकते हैं, तो इसलिए समअप करके ऑडिट करवाना इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट जो है, चार्ट तो नहीं बोलूंगा, काफी रफली बना है, ये मैं डाल दूंगा आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और हम लोग अब हमारी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि सर ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तो आपको मोटा मोटी समझा कि ऑडिट क्यों करना है। अब सर बुक के हिसाब से आप ये तो नहीं बोल सकते ना, ये ऐसे लिख तो नहीं सकते ना, आपको प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास में, इसी क्लास से कॉन्सेप्ट निकलेगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का। डन। तो ऐसे ही आप इस वीडियो को देखना, समझना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा आपको लगा वीडियो, आपको कुछ इश्यू आया, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरा पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का चैनल भी दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। डन सर। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है। एक बार प्यार से बोल दीजिए जय श्री राधे। जय श्री राधे सर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ते रहिए एंड समझते रहिए, बिकॉज जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।